हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है LCR सर्किट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इंडक्टर लिया है, कैपेसिटर लिया है और रेजिस्टेंस लिया है। और ये जो तीनों हैं LC एंड R, इनको हमने सीरीज में क्या किया है, ज्वाइन किया है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। इन तीनों को हमने ज्वाइन किया है सीरीज में। और यहाँ पर जो लेट E, ये आपके पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग EMF टू द LCR सर्किट। ये हमने क्या किया है, अप्लाई किया है यहाँ से अल्टरनेटिंग EMF टू द सर्किट। जैसे ही यहाँ पर हमने EMF अप्लाई किया है तो आपको पता है कि करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा सर्किट में से। तो जब फ्लो करेगा तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि कितनी वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की होगी अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो आपने लिखना है कि जो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर को आपको पता है V एंड L से हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, I और X और L। XL भी हमें पता है कि क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी अक्रॉस द इंडक्टर आपने लिख दिया। और आगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C, इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, V एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है I और X और C से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और XC मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। अब रेजिस्टेंस की बारी है तो आपने इसको लिख देना है IR। अब स्टूडेंट्स, ये आपने पहले भी किया है कि जहाँ पर हमने क्या किया था, अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई टू द इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ये तीनों वैल्यू हमने पहले वाले टॉपिक्स में ये स्टडी कर दी है कि जहाँ पर आपने इंडक्टर का केस स्टडी किया था, फिर उसके बाद कैपेसिटर्स का और फिर रेजिस्टेंस का केस भी वहाँ पर हमने स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने क्या स्टडी किया था, वहाँ पर आपने फेजर डायग्राम आपने स्टडी किए थे। अब उन फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने LCR सर्किट को यहाँ पर हमने क्या करना है, पूरा डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो आपको पता था कि इंडक्टर के केस में फेजर डायग्राम कैसे बना था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता था कि जो फेजर डायग्राम आपने स्टडी किया था इंडक्टर के केस में, वहाँ पर आपने कैसे बनाया था फेजर डायग्राम, कि जो करंट था वो लैग कर रहा था बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय एन एंगल ऑफ π/2। 90 डिग्री क्या कर रहा था, करंट लैग कर रहा था। तो आपने ऐसे बनाया था फेजर डायग्राम। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जो वैल्यू है, उस केस में जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है इंडक्टर के केस में। तो ये करंट था, एंगल कितना था, π/2। तो करंट क्या कर रहा था यहाँ पर, लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय एन एंगल ऑफ π/2, मतलब 90 डिग्री क्या कर रहा था, ये करंट लैग कर रहा था। तो आपने करंट इस डायरेक्शन में आपने बनाया था और
ये पोटेंशियल आपने इस डायरेक्शन में है, चाहे आप ईएमएफ ले लो चाहे आप पोटेंशियल ले लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले रही हूँ, VL ले रही हूँ। अगर हम कैपेसिटर का केस स्टडी करें तो उस केस में क्या था, करंट क्या कर रहा, लीड कर रहा था, करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। तो आपने ऐसे बना दिया था, करंट लीड कर रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट लीड कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस VC बाय एन एंगल ऑफ पाई अपॉन 2, 90 डिग्री करंट क्या कर रहा था, यहाँ पर लीड कर रहा था। तो करंट की वैल्यू को आपने ऐसे बना देना था और ये 90 डिग्री ये नीचे की तरफ आपने ये बना दिया था डायग्राम। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको ये फेजर डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या कर रहा, लीड कर रहा 90 डिग्री इससे EMF से। और रेजिस्टेंस के केस में आपको पता ही था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इस केस में जो करंट था वो क्या कर रहा था, फेज, ठीक है, इन फेज विद द करंट। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके पास क्या रहेगा, जो डायग्राम, जो करंट और जो पोटेंशियल था अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो दोनों किस में थे, फेज में थे। फेज में कोई भी वहाँ पर एंगल नहीं बन रहा था, कोई फेज एंगल नहीं फॉर्म हो रहा था रेजिस्टेंस के केस में। अब देखो इन तीनों डायग्राम में देखो, आप तीनों डायग्राम को देखो तो देखो जो फर्स्ट इंडक्टर का केस था, इंडक्टर के केस में आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है आपने इंडक्टर के, जैसे मैं रफली मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ऐसे रफली आप इसको समझिए कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या कर रहा था, पोटेंशियल क्या कर रहा था, जो EMF और जो करंट है, ठीक है, करंट यहाँ पर क्या कर रहा था, लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये करंट की वैल्यू थी तभी ये इसको आपने नीचे लिया है, और ये लीड कर रहा था बाय एन एंगल ऑफ पाई अपॉन 2। तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से अक्रॉस द इंडक्टर, और कितने एंगल पर, पाई अपॉन 2। तो ये इंडक्टर की वैल्यू ऐसे। और फिर कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा था, कैपेसिटर के केस में आपने बताना है कि वहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा था। कैपेसिटर का केस है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा था, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितने एंगल से, पाई अपॉन 2। यहाँ करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इंडक्टर में करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, और यहाँ पर लीड कर रहा है। और रेजिस्टेंस के केस में ये आपके पास पोटेंशियल और ये करंट, ये दोनों किस में थे, फेज में थे। तो ये आपने बनाया था वहाँ पर डायग्राम। अब हमने क्या करना है, इन तीनों डायग्राम को आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस द रेजिस्टेंस, तो हम देख रहे हैं तीनों डायग्राम में, हम देख रहे हैं कि ये जो करंट है, करंट को आपने क्या करना है, तीनों डायग्राम में कंबाइन करना है। तीनों डायग्राम में करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इस तरह आप बना रहे हैं। तीनों डायग्राम को जब आप कंबाइन करोगे तो करंट देखो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, करंट की डायरेक्शन रहेगी। ये करंट की डायरेक्शन है, और जो ये आपके पास, और इंडक्टर के केस में आपको पता था कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, और कितना ये लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा इस केस में, इंडक्टर के केस में करंट। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। और साथ में जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भी करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में। तो ये भी आपने बता देना है, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डायग्राम। हमने क्या करना है, ये आपके पास, और रेजिस्टेंस और करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस और करंट ये तो दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों इन फेज हैं। तो यहाँ इसी डायरेक्शन में आप करंट को भी रिप्रेजेंट करोगे, और इसी डायरेक्शन में आप रेजिस्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उसको भी हमने यहीं पर ही रिप्रेजेंट करना है।
तो हमने क्या किया, हमने इसी डायग्राम को हमने कंबाइन कर दिया। इंडक्टर के केस में आपको पता है कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है और रेजिस्टेंस के केस में करंट किस में है, फेज में है। और इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया। यहाँ पर तीनों डायग्राम को हमने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, VL ऐसे, तो इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, जो VL और VC है, दोनों किस में है, अपोजिट फेज में है। एक ऊपर है तो एक नीचे है। तो हमने क्या करना है, हमने इनका रिजल्टेंट के ऊपर की तरफ ही हमने इसको बना देना है कि इसी डायरेक्शन में हमने जो रिजल्टेंट है वो इसी डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में ही हमने इसको ले लेना है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है VL माइनस VC। कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर है उसकी वैल्यू ग्रेटर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो VL इज ग्रेटर देन VC। हम बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है अक्रॉस इंडक्टर उसकी वैल्यू ग्रेटर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमने जो नेट जो रिजल्टेंट ले रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में आप ले रहे हो। तो ये इसको मैं D से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, जैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो अप्लाई आपने स्टडी किया है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी किस किस की, VL माइनस VC और VR की, तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा विद एन एंगल, फेज एंगल फाई। और इसको आपने ऐसे कर देना है, बना देना है। और ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा किसके लिए, जो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड VL माइनस VC, इनकी जो वैल्यू होगी उसको आप OH से रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल जो वैल्यू होगी उसको मैं E से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना इजी रहेगा यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक ये ट्रायंगल जैसी बन रही है, फॉर्म हो रही है यहाँ पर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप अप्लाई करोगे तो बिल्कुल इजीली वे में आप वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको A लिख देती हूँ। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि AH की वैल्यू किसके बराबर है, OD के बराबर है। यहाँ पर जो वैल्यू ये है वही यहाँ पर आएगी। और मैं ट्रायंगल कौन सी ले रही हूँ, OAH इन ट्रायंगल OAH इन ट्रायंगल OAH लिख देंगे आप OAH OH स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर। तो यहाँ से OH की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडरूट OA स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर। और OA आपको पता है किसके बराबर लिया है आपने, O से लेकर A तक रेजिस्टेंस का केस, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जब आपने तीनों डायग्राम को आपने कंबाइन किया तो वहाँ पर आपको पता है कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, OA ये VR लिया है आपने और AH की वैल्यू किसके बराबर है, VL माइनस VC के बराबर है। यहाँ पर पुट कर देंगे और OH की वैल्यू जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, E से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर हमने लिख देना है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ये लिख देंगे आप। तो ये आपके पास आ गया है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। और साथ में आपको पता ही है कि VR इज इक्वल टू IR लिखेंगे आप और VL
ये आई एक्स एल और वी सी, आई एक्स सी वैल्यू पुट कर देंगे। ई इज इक्वल टू अंडरूट आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी लिख देंगे आप यहाँ पर, और जो कॉमन आ रहा है उस टर्म को आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ से भी आई आ जाएगा और यहाँ से भी आई आ जाएगा, तो आई को हम बाहर ले रहे हैं आई, और ये अंदर क्या बच जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल ईएमएफ जो भी आपने रिजल्टेंट जो वैल्यू आपने ली है, ठीक है, जो टोटल जो वोल्टेज है, टोटल जो पोटेंशियल है ई अपॉन आई इज इक्वल टू जेड, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जेड, इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ एलसीआर सर्किट। इसी को आप इम्पीडेंस भी बोलेंगे इस जेड को, दिस इज योर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस टोटल जो अपोजिशन होगा एलसीआर सर्किट को, ठीक है, टू द एसी, उसी को आप क्या बोलोगे इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो आपने लिख दी कि ई अपॉन आई, जेड की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो अंडरूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर, ये लिख देंगे आप। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो करंट की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई अपॉन जेड, आई और ई अपॉन जेड जेड की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर। और एक्स एल आपको पता है, ठीक है, एक्स एल आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी होती है एल ओमेगा। और इंडक्टिव कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन सी ओमेगा। तो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडरूट आर स्क्वेयर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा स्क्वेयर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो फाई है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इंडक्टर के केस में करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था बिहाइंड, ठीक है, द करंट लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना एंगल 90 डिग्री। तो ये आपका करंट था और ये आपका, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्या है करंट है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटिव के केस में आपको पता है कि करंट क्या करेगा लीड करेगा। तो हमने क्या किया इन तीनों डायग्राम को क्या कर दिया आपस में कंबाइन कर दिया। जो पोटेंशियल वाली जो वैल्यू है, देखो दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि वी एल ये इंडक्टर के लिए वैल्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के लिए वी आर, और ये कैपेसिटर के लिए, तीनों की हमने वैल्यू को क्या कर दिया आपस में कंबाइन कर दिया। वी वाली जो पोटेंशियल वाली जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया आपस में कंबाइन कर दिया। और आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने स्टडी किया है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इज इक्वल टू आर आई। अब इंडक्टर का केस है तो इंडक्टर में मैंने इसको एल लगाया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, और आपको पता है करंट एज इट इज रहेगा और आर की जगह आपने एक्स एल लिया था। अगर आपने टॉपिक स्टडी नहीं किए हैं पीछे वाले तभी आपको समझ आएगा। एक्स एल क्या है, ये एक तरह से क्या है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कैसी रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ही है ये भी। और वैसे ही कैपेसिटेंस के लिए भी आपने किया, अगर कैपेसिटेंस है तो वी सी लेंगे और आई एक्स सी, और आपको ये भी वैल्यू पता है एक्स एल की वैल्यू कितनी होती है एल ओमेगा, और एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन सी ओमेगा। यहाँ तक आपने किया। और ये फाई क्या है, फेज एंगल है बिटवीन ई एंड आई,
तो इस डायग्राम में आप tan phi की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर तो tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास AH अपॉन दिस बेस, tan phi VL माइनस VC VR, और यहाँ पर ये आ जाएगा IXL माइनस IXC अपॉन IR, और tan phi की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, XL माइनस XC और R, क्योंकि आपने क्या करना है, करंट यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan phi की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई XL माइनस XC अपॉन R, और साथ में हम ये भी पुट कर सकते हैं कि XL कितना पुट कर सकते हैं, L ओमेगा, और XC 1 अपॉन C ओमेगा, यहाँ पर पुट कर दो। तो tan phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, XL की जगह मैं L ओमेगा पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं C ओमेगा और डिवाइडेड बाय R, और आप यहाँ से cot phi की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसमें R अपॉन दिस 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने एक रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है इम्पीडेंस के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ना, जैसे इस इक्वेशन में आप देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देखो, जैसे इसको मैं 1 दे रही हूँ, इन फ्रॉम 1, अगर आप फ्रॉम 1 से आप देखते हो, अगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है, तो वहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √R² आ जाएगा। तो वहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस के बराबर, Z=R। जब हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर आ रही है, तो उस केस में इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रेजिस्टेंस R के बराबर आ रही है। तो यह एक पूरी तरह से एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हमें लग रहा है कि जब Z=R के बराबर आ रहा है इम्पीडेंस, तो वो एक तरह से कैसा सर्किट आपको दिख रहा है कि ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंडक्टर की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपको पता है XL यहाँ 0 आप पुट कर दोगे, और तो Z= अंदर आपके पास R² प्लस XC² पुट कर देंगे आप, तो इसको RC सर्किट बन जाएगा ये। अगर XC 0 होगा तो R² प्लस XL², तो वो किसके लिए आ जाएगा, RL सर्किट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको आपने थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से आपने इसको समझना है कि जो LCR जो सीरीज़ जो सर्किट है LCR सर्किट, तो सबसे पहले तो हमने इसमें फेजर डायग्राम को ही आपने ध्यान में रखना है कि फेजर डायग्राम कैसे आपने बनाया था इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के केस में हमें पता था कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप E भी ले सकते हो, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V ले लिया है, तो आपकी मर्जी है। तो मैंने ये ले लिया 90 डिग्री, क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। यहाँ पर जो करंट है लैग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VL बाय एन एंगल ऑफ π/2। और कैपेसिटर के केस में ये करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, लेकिन कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल लीड कर रहा था बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और जबकि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों फेज में हैं। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आप अक्रॉस द रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू भी, मतलब कोई फेज नहीं आएगा। जब आपने फेजर डायग्राम आपने रेजिस्टेंस के केस में स्टडी किया है, तो नहीं किया है तो आप पहले फेजर डायग्राम वाले टॉपिक आप समझें, तभी आपको ये समझ आएगा।
तो इसको आप इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं कि कैसे आपने बनाना है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि इन तीनों डायग्राम को आपने कंबाइन कर दिया। तीनों डायग्राम में हमने V को यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर उठाया, यहाँ से कैपेसिटर उठाया और यहाँ से रेजिस्टेंस, तीनों डायग्राम को आपने कंबाइन कर दिया। देखो ये और ये VC और ये VR आपको पता लग गया। और इसी डायरेक्शन में हम करंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में आप करंट को भी बना रहे हैं। बता सकते हो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तो तीनों डायग्राम में यही आ रही है, तो हमने यही। और आपको यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि अगर VL इज ग्रेटर देन VC है तो दोनों वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ VL माइनस VC। तो रिजल्टेंट आपने बना देना है, और जो VL माइनस VC और VR के बीच में जो एंगल बनेगा फेज एंगल वो कितना बनेगा फाई। और यहाँ पर इंडक्टर में करंट कितना कर रहा था, लैग कर रहा था, लेकिन कितना 90 डिग्री लैग कर रहा है बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। और जबकि कैपेसिटर के केस में यही करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और आपने ये ऐसे इसको कंबाइन कर देंगे और यहाँ से, तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है आपके पास VL माइनस VC। बस आपने कंबाइन करना है और वैल्यू पुट करनी है। और आपको पता ही है कि अगर आपने ओम्स लॉ आपने स्टडी किया है, V इज इक्वल टू IR आप लिखते थे। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस हमने XL लिया है, अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में हमने रेजिस्टेंस XC लिया है। अगर रेजिस्टेंस है तब तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये था जब हमने कंडीशन अप्लाई की कि VL इज ग्रेटर देन क्या है VC। और मैंने ये भी बता दिया कि एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि अगर इफ़ XL इज इक्वल टू XC, XL अगर XC के बराबर है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L ओमेगा की वैल्यू 1/C ओमेगा के अगर बराबर है, तो उस केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो मैंने आपको बता दिया कि तो उसमें Z की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, R के बराबर आ रही है। तो ये एक तरह से क्या है, प्योर रजिस्टिव सर्किट यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि आपने ऊपर वैल्यू निकाली अभी Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC। तो अगर यहाँ पर XL अगर XC के इक्वल है तो दोनों जीरो वैल्यू आ जाएगी, तो इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो जो आपने बताना है कि Z इज इक्वल टू R। तो एक तरह से कैसा है, ये प्योर रजिस्टिव सर्किट यहाँ पर बन जाएगा। अगर VL इज ग्रेटर देन VC है तो वो तो आपने यहाँ पर बता दिया हमने कि कैसे यहाँ पर बनेगा कि इफ़ XL इज ग्रेटर देन XC, या तो आप L ओमेगा इज ग्रेटर देन C ओमेगा। तो आपने बता देना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लीड करेगा द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो ये आपने बता दिया यहाँ पर। तो ये इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट बनेगा। अगर इफ XL इज लेस देन L ओमेगा, ठीक है, सॉरी, इफ XL इज लेस देन XC, तो यही डायग्राम आपका कैसे बनेगा, अगर कंडीशन हम अप्लाई करते हैं इफ XL इज लेस देन XC और L ओमेगा इज लेस देन 1/C ओमेगा, तो आपको पता है यही डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। रिजल्टेंट आप नीचे की तरफ बना देंगे, क्योंकि ये VC ग्रेटर देन है ना यहाँ पर, तो VC ग्रेटर देन VL है, तो आपने VC माइनस VL, तो जो VL है वो नीचे की तरफ यहाँ पर बन जाएगा और ये VR आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसको एज इट इज आपने बनाना है। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये एंगल फाई आ जाएगा और ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आप जो ले रहे हैं
मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इसको एज इट इज़ आपने बनाना है, तब ये डायग्राम ऐसे बनेगा। तो होप आपको ये समझ आ गया हो। बिल्कुल इजी टॉपिक है कि LCR सर्किट कैसे, अगर आपको फेजर डायग्राम के बारे में आपको अच्छे से आपने स्टडी किया है तो आपको इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ओके।